दोस्तों नमस्ते। महाराष्ट्र का राजनीतिक संकट गहराता हुआ जा रहा है। क्या होगा आगे, यही सवाल सबके मन में है। लोगों को लग रहा है कि अब उद्धव ठाकरे की सरकार मानो चली गई है, लेकिन शरद पवार की आड़ में शिवसेना अपना बल दिखाने का प्रयत्न कर रही है। अब शरद पवार भी इसमें अपना दांव चलने की संभावना भी होती है। दांव कैसे है, कौन क्या क्या दांव खेल रहा है, जरा ठीक से देखना होगा। शरद पवार को आगे कर शिवसेना इस सरकार को बचाना चाहती है और शिवसेना को लगता है कि शरद पवार ऐसी तिकड़म चला देंगे कि उनके ही विधायकों को वापस आना पड़ेगा। अब शरद पवार इसमें लीगली क्या कर सकते हैं, ये देखने की कोशिश कर रहे हैं। अब शरद पवार की मीटिंग शुरू हो गई है वकीलों के साथ, घटना तज्ञों के साथ। अब वो कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से इन विधायकों को बागी घोषित कर अपात्र किया जाए। अगर 40-45 विधायक निकल जाते हैं तो भी सरकार की बहुमत की संभावना बाकी रहती है। आपको याद होगा कि बीजेपी के पास फिलहाल 113 विधायक है। 169 विधायक महाविकास आघाड़ी के साथ है। उसमें से अगर 45 निकाले जाए, 45 विधायक अगर उनके साथ होने का दावा है, उनको दूर भी किया जाए तो 169 में से 40 निकल जाने के बाद, 70 है पकड़ लीजिए, 40 निकल जाते हैं तो भी 170 में से 40 निकल गए तो उनके पास बचते हैं लगभग 130 विधायक, और 8 निकाले जाए तो बचते हैं 122 विधायक। अब भाजपा के पास है 113 विधायक। इस संख्या को अगर घटाई गई विधानसभा की तो स्पष्ट तौर पर बहुमत दिखता है महाविकास आघाड़ी के साथ, और शरद पवार विधायकों को वापस बुलाने की जगह यही कोशिश करेंगे कि किसी तरीके से इनको अपात्र घोषित कर सदन से बाहर निकाला जाए और महाविकास आघाड़ी के सरकार को किसी तरह से बचाया जाए। अब शरद पवार ये कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, आगे देखना होगा, क्योंकि जैसे ही विधानसभा का सत्र शुरू हो जाता है वैसे राज्यपाल एक आदेश दे सकते हैं कि अध्यक्ष का चुनाव हो। अध्यक्ष के चुनाव के बाद ही अध्यक्ष बाकी सारे विषयों पर ध्यान देंगे, और अध्यक्ष के चुनाव में ही भारतीय जनता पार्टी का विधानसभा अध्यक्ष अगर बनता है तो अध्यक्ष की हाथ में ही सारी कमान आ जाती है किन विधायकों को अपात्र करना है या नहीं करना है। अगर ये निर्णय फ्लोर पे होता है और उससे पूर्व विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव होता है तो समझ लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी के हाथ में यह सारा गेम चला जाएगा। अब बात आती है शरद पवार का दूसरा दांव क्या होगा। अब शरद पवार ये चाहते हैं कि दूसरे के काठी से सांप मरे। अब देखिए कैसे होता है ये दांव। दूसरे के काठी से सांप मरना मतलब क्या है? दूसरे के काठी से सांप मारने का मतलब है सीधे तौर पे शरद पवार महाराष्ट्र में कुछ हंगामा करवाना चाहते हैं, और ये हंगामा करेगी शिवसेना। शिवसेना अगर हंगामा करती है तो जनता में पूरा रोष जाएगा शिवसेना के खिलाफ, क्योंकि फूट तो शिवसेना में पड़ी है। एनसीपी का कोई भी कार्यकर्ता हाथ में पत्थर लाठी लेके उतरेगा नहीं। जो कोई उतरेगा वो शिवसेना का कार्यकर्ता होगा, और वही कार्यकर्ता शिवसेना के नेताओं के ऊपर ही वार करेगा। मतलब आप वार भी करोगे तो विरोधकों के ऊपर नहीं, शिवसेना वार करेगी तो एनसीपी के ऊपर नहीं, बीजेपी के ऊपर नहीं, अपने ही विधायकों के ऊपर। लगभग 40 के करीब विधायक है बाहर, तो 40 विधायकों के ऊपर वार करेगी। आपने हाल ही में पुणे में देखा कि तानाजी सावंत का पुणे का कार्यालय ध्वस्त कर दिया गया। हर जगह अपने ही विधायकों के पोस्टर पर कालिक पोतते शिव सैनिक नजर आ रहे हैं। अब जो भी कुछ हंगामा होगा वो शिव सैनिक ही करेंगे। बदनाम होंगे शिव सैनिक, आहत होंगे शिव सैनिक,
फायदा होगा एनसीपी का। जरा ठीक से सुन लीजिए मैं क्या कह रहा हूं। अपने ही लोगों के खिलाफ डंडे पत्थर लेके शिवसैनिक रास्ते पर उतरेंगे, उनके ऊपर ही क्राइम रजिस्टर होगा, उन पर ही दंगों का आरोप लगेगा, उनके ही लोग आहत होंगे, शिवसेना में एक दरार पड़ जाएगी, शिवसेना ध्वस्त हो जाएगी। और शरद पवार शायद यही चाहते हैं कि शिवसेना के हाथों ही शिवसेना का पतन हो। इसमें शरद पवार का क्या जाता है, इसमें मेरा क्या है जाता, इसमें मेरा क्या है घाटा, यही तो सवाल पूछेंगे, यही तो मन में होगा शरद पवार के। जिस शिवसेना ने एनसीपी को अपनी पूरी जिंदगी में गालियां दी, उसी के साथ मिलकर सरकार बनाई, अब उन्हीं के हाथों इनका अंत होने वाला है। आप जरा एक बात गौर से सुन लीजिए। अब तक जो भी आरोप बागियों द्वारा लगाए गए हैं, वो आरोप ना उद्धव ठाकरे पर है, ना शिवसेना पर है, वो आरोप है शरद पवार के ऊपर, अजीत पवार के ऊपर। बागी यही कहते हैं कि भाई आप शरद पवार का साथ छोड़ दो, कांग्रेस का साथ छोड़ दो, हिंदुत्व का साथ पकड़ो और भाजपा के साथ निकल जाओ। 2.5 साल तो हो गए हैं, आपके घर से आपके ऊपर प्रेशर था, सीएम बनना है, बन गए आप, छोड़ दो अभी ये बातें और फिर से हिंदुत्व का रुख कर दो। लेकिन इस बात को कभी मीडिया भी सामने नहीं लाती है। वो शिवसेना छोड़ना नहीं चाहते हैं, वो चाहते हैं कि शिवसेना एनसीपी और कांग्रेस का साथ छोड़ दे। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि अपनी ही कब्र खोदी जा रही है, शिवसेना की ही कब्र खोदी जा रही है। इसमें शिवसैनिकों को ही शिवसैनिकों के खिलाफ लड़ाया जा रहा है और घर का भेदी लंका ढाए, इस मुहावरे के अंतर्गत उन्होंने घर में ही कुछ लोग बिठाए गए। दोस्तों, प्रियंका चतुर्वेदी है कौन जो शिवसेना का पक्ष लेके ठाकरे के सामने एक दीवार की तरह खड़ी हो? यह ठाकरे को बचाने वाली दीवार नहीं है। यह दीवार ठाकरे तक पहुंचने वाले उनके समर्थकों को पहुंचने न दिया जाए, इसलिए खड़ी है। कौन है प्रियंका चतुर्वेदी? कौन है दीपाली सैयद? क्यों वो बीच में खड़ी है और उनको इतना महत्व दिया जा रहा है? एक बात और है, शिवसेना ने इस चुनाव में अपने विधानसभा क्षेत्र भी दे दिए हैं। कोल्हापुर का विधानसभा क्षेत्र जो शिवसेना का होना चाहिए था, वो कांग्रेस को दे दिया गया। वहां का विधायक अब कांग्रेस का विधायक है। नांदेड़ जिले के देगलूर में जो विधानसभा क्षेत्र शिवसेना का था, वो कांग्रेस को दिया गया। वहां से विधायक अभी कांग्रेस का है। शिवसेना अपने ही जगह बहाली करते जा रही है और अपेक्षा ये रखती है कि उनके कार्यकर्ता सब्र रखें। अब दिखाई तो दे रहा है कि उद्धव ठाकरे अपने मुख्यमंत्री पद के लिए कार्यकर्ताओं के राजकीय भविष्य का बलि दे रहे हैं और फिर भी चुप करना चाहते हैं। ये दीवार क्यों खड़ी कर रहे हैं बीच में लोगों को उद्धव ठाकरे तक पहुंचने के लिए? तीसरी दीवार है संजय राउत, जो लगभग उद्धव ठाकरे का शब्द का इस्तेमाल उद्धव ठाकरे ही ऐसा करते हैं, हमारे पक्ष प्रमुख उद्धव ठाकरे ऐसा करते हैं। और शरद पवार के लिए तो वो पहले आदरणीय लगाते हैं, फिर शरद पवार साहब लगाते हैं। ना कभी मैंने संजय राउत को उद्धव ठाकरे साहब लिख बोलते हुए देखा है, ना कभी आदरणीय शब्द प्रयोग करते हुए देखा है। चाहिए तो वीडियो उनके पड़े हुए हैं, यूट्यूब पर पड़े हुए हैं, फेसबुक पर पड़े हुए हैं, आप देख सकते हैं। वो उद्धव ठाकरे शब्द प्रयोग मैं जैसे उद्धव ठाकरे बोल रहा हूं वैसे ही करते हैं। इसका मतलब यह है कि संजय राउत के मन में रत्ती भर भी आदर उद्धव ठाकरे के लिए नहीं है, जितना आदर शरद पवार के लिए है। पर संजय राउत का भूतकाल भी क्या कहता है? संजय राउत जब लोकप्रभा में लिखते थे तो वो किस तरह की बातें लिखते थे?
संजय राउत का कैरेक्टर जो फिल्म धर्मवीर फिल्म में दिखाया गया है वो किस तरह से दिखाया गया है, ये सारी बातें हमें मन में सोच लेनी चाहिए। इन दीवारों को हटाकर एनसीपी और कांग्रेस का साथ छोड़कर उद्धव ठाकरे अगर स्वतंत्र हो जाए, मैं ये नहीं कहता कि वो भारतीय जनता पार्टी के साथ चले जाएं, अगर स्वतंत्र भी हो जाए तो शिवसेना बच सकती है, लेकिन शिवसेना को बचाने की इच्छा उद्धव ठाकरे के मन में तभी उत्पन्न होगी जब संजय राउत चाहेंगे, और संजय राउत शिवसेना को बचाना नहीं शायद डुबाना चाहते हैं, जो कि शरद पवार की इच्छा है। इसीलिए बागी बाहर है। इन बागियों को समझाने से बेहतर है उद्धव ठाकरे खुद समझ जाए कि ये चाल कौन सी है, लेकिन उद्धव ठाकरे ये समझेंगे नहीं, क्योंकि उद्धव ठाकरे की समझ कुछ अलग ही है। उद्धव ठाकरे ने पहली गलती कर दी है कि खुद को वो बाला साहब ठाकरे समझने लगे हैं। वो बाला साहब ठाकरे नहीं है। बाला साहब ठाकरे वे थे जिन्होंने अपने सामान्य कार्यकर्ताओं को शीर्ष नेतृत्व पर बिठाया था। जाति पाति का विचार न करते हुए एक जोशी परिवार में जन्मे मनोहर जोशी को मुख्यमंत्री कर दिया गया था। उससे पहले सुधीर जोशी का नाम था जो मुख्यमंत्री पद के लिए दावेदार थे, उसको हटाकर मनोहर जोशी को बनाया गया। उस राजनीति को छोड़ दीजिए, यह समझ लीजिए कि जोशी को बाला साहब मुख्यमंत्री कर सकते थे, हटाकर राणे को कर दिया। बाला साहब चाहते तो खुद बन सकते थे। तो उद्धव ठाकरे ने पहली गलती यह कर दी कि खुद को बाला साहब ठाकरे समझने लगे, जो नहीं है। उद्धव ठाकरे बन भी नहीं सकते। उद्धव ठाकरे खुद मुख्यमंत्री के रूप में बैठ गए। दूसरी गलती उद्धव ठाकरे ने यह की है कि उसने पवार पर भरोसा किया। बाला साहब ठाकरे खुद कहते थे शरद पवार तो मेरे मित्र है, लेकिन वो विश्वास करने के लायक नहीं है। दूसरी गलती कर दी है उद्धव ठाकरे ने, जो शरद पवार पर भरोसा किया। तीसरी गलती उद्धव ठाकरे ने यह की है कि उन्होंने संजय राउत को शिवसैनिक, सच्चा शिवसैनिक समझा। जैसे उन्होंने वो प्रियंका चतुर्वेदी को शिवसैनिक समझा, उसी तरह की गलती तीसरी की है कि संजय राउत को उसने शिवसैनिक समझा है, चूंकि नहीं है, वो शरद सैनिक है, शिवसैनिक नहीं है। चौथी बड़ी गलती उद्धव ठाकरे ने की है कि उन्होंने मोदी जी को अटल जी समझ लिया। अब अटल जी तो ठहरे सौम्य प्रवृत्ति के। अटल जी सबको साथ लेकर चलते थे, कुछ कमियों को, गलतियों को संभाल कर लेके चलते थे। वो मोदी को भी राष्ट्र धर्म का पाठ पढ़ाते थे। कवि मन के थे, अच्छे थे, सच्चे थे, और जैसे थे वैसे ही वो दिखाते थे। अटल जी बहुत ही नर्म दिल, प्यार भरे दिल वाले इंसान थे। लेकिन मोदी कुछ अलग है, वो अलग मिट्टी के ही बने हुए हैं। अटल जी जैसी राष्ट्रभक्ति उनके मन में है, अटल जी जैसा देश के प्रति प्रेम भी है, पार्टी के प्रति प्रेम भी है, विचारों के प्रति निष्ठा भी है। लेकिन जो लकड़ी के बगैर सीधी नहीं होती, उसको लकड़ी दिखाना भी वो जरूरी समझते हैं। वो हर तरह के राजधर्म का पालन करते हैं, क्योंकि अटल जी ने उन्होंने कहा था कि मोदी राजधर्म का पालन करें। और सबसे बड़ी गलती ये की कि आंख दिखाने के बाद बच्चा रो रहा है, चुप बैठिए, ऐसा करके वो मोदी जी भी अटल जी की तरह शांत हो जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है, जब बच्चा रोगा तो उसको आंख दिखाकर मोदी जी चुप कराते हैं। ये गलती चौथी ठाकरे की है। और सबसे बड़ी गलती उद्धव ठाकरे ने यह की है कि महाराष्ट्र की जनता को मूर्ख समझा है। नहीं है मूर्ख, वो देख रही है कि आप में क्या क्या बदलाव हो रहे हैं। अब अजान की स्पर्धा लेते हो, हिंदुत्व की बात करते हो, किसी ब्रिज को किसी मौलाना का नाम दे देते हो, हिंदुत्व की बात करते हो। आप औरंगजेब को शहादत देते हो, हिंदुत्व की बात करते हो। आप जाति भेद करते हो, शेंडी चोटी जनेऊ वाला हिंदुत्व नहीं है, और हिंदुत्व की बात करते हो। ये जनता महाराष्ट्र की सब समझ रही है। आपके कार्यकाल को आरंभ करते ही पालघर में साधुओं की हत्या होती है। कीर्तन को बीच में बंद करने के लिए जूतों समेत पिया जाता है और उसको बंद कर दिया जाता है। आप ही के कार्यकाल में नांदेड़ में साधु की हत्या हो जाती है। मंदिरों पर अतिक्रमण होने लगते हैं। आप ही के कार्यकाल में हनुमान चालीसा गाना
एक अपराध हो जाता है, उसके लिए विधायक भी अंदर हो जाते हैं। हनुमान चालीसा का पठन करने की भाषा करने वालों के ऊपर राजद्रोह का मुकदमा चलाया जाता है। महाराष्ट्र की जनता को मूर्ख समझना यह उद्धव ठाकरे की 5वीं सबसे बड़ी गलती है। और छठी गलती तो पृथ्वीराज चौहान ने बता दी है कि उद्धव ठाकरे ने अपने सारे महत्वपूर्ण पद मित्र पक्षों को सौंप दिए। तो यही तो होने वाला है, जब आप गलती करोगे तो गलती के परिणाम भी भुगतोगे, ये स्वाभाविक है। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।